हेलो, नमस्कार सभी को। और आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा टॉपिक। वैसे तो हम पिछले टॉपिक में आपको मैंने ये समझाया था कि यूनिट्स कैसे बनी, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट हुई, प्लस कैसे 1 यूनिट को डिसाइड किया गया। 1 मीटर लेंथ कितनी हुई, 1 सेकेंड टाइम कितना हुआ, 1 kg मास को क्या माना गया, उनके सारे आपको कंडीशंस बताई थी, उनको कैसे निकाला गया। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हो। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपको बना के दिया था जिसमें हर यूनिट के बारे में बताया गया, 1 यूनिट कितनी होती है। अब आज उसी का एक आगे सक्सेशन पार्ट है कि हुआ क्या, जब 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स पता चल गई, फिर 2 यूनिट्स अभी भी रह गई थी जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे दिया गया। फंडामेंटल यूनिट्स में उनको काउंट नहीं किया गया। वो यूनिट्स थी आपकी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज अभी उनकी ही बात करेंगे हम लोग। क्या फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो आज बात करनी है वो बात करनी है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स में ही एक पार्ट और है जो मैंने आपको कहा, तो वो है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, जिसमें पहली सप्लीमेंट्री यूनिट है आपकी प्लेन एंगल। पहली सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल को आप ऐसे समझो, जैसे ये डिजिटल बोर्ड ही है मेरा, या ऐसे समझो कि कोई भी 2D फिगर है, उसमें 2 लाइन जहां आके मीट हो रही है, ये जो एंगल बना जिसको जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ये है आपका प्लेन एंगल। मींस 2D फिगर्स के जो एंगल हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन एंगल कहेंगे। उनके लिए डिनोट तो थीटा से कर लेते हैं, उनके लिए यूनिट जो डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी रेडियन या शॉर्ट में उसको लिखा जाता है। उसको सिंबल जो दिया गया, वो जो सिंबल दिया गया था वो था आपका सॉलिड RAD। सिंबल जो दिया गया था वो क्या दिया गया था? RAD। और एक रेडियन कितने के बराबर होता है? तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री अगर कहीं लिखा हुआ है, इट मींस वो पाई रेडियन लिखा हुआ है। इट मींस कि वो क्या लिखा हुआ है? पाई रेडियन। और अगर 1 डिग्री निकालना है तो उसको आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। ऐसा कुछ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि रेडियन का अगर डिग्री में कन्वर्जन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। हाउएवर सारे कन्वर्जन हैं आपका मीटर से सेंटीमीटर में, और जितनी भी लेंथ की यूनिट्स हैं सबके आपस में कन्वर्जन्स हैं। उनके लिए मैं आपको एक टेबल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी उसमें आपको एक टेबल दूंगा। नोट्स में हो सकता है कुछ दिन बाद आए वो, बट मैं आपको जरूर एक लिंक दे दूंगा जिसमें कि आप उस चीज को देख पाओ, ठीक है ना। वो आपको कन्वर्जन की लिंक मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरी जो यूनिट है, दूसरी यूनिट कही गई कि सॉलिड एंगल। दूसरी यूनिट को क्या बोला गया? सॉलिड, या दूसरी क्वांटिटी जो थी वो थी आपकी सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल को जब यूनिट वाइज सॉलिड एंगल की जो यूनिट डिसाइड करी गई वो कहा गया स्टेरेडियन। उसको क्या बोला गया? स्टेरेडियन। और सिंबल जो दिया गया वो दिया गया SR। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है कि ये एंगल होता क्या है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, जिस रूम में आप बैठे होगे अभी या जहां से भी आप देख रहे हो, अगर आप रूम में हो तो रूम में कॉर्नर्स होते हैं। जो कॉर्नर पे एंगल बना, एक 3D फिगर बना होगा, या ऐसे समझो एक कोई क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड का जो कॉर्नर है इंटरनली आप देख रहे हो, या क्यूब का जो कॉर्नर है वो इंटरनली अगर आप देख रहे हो तो वहां एक एंगल क्रिएट होता है। वही एंगल कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। या फिर कोई जैसे अंगूठी है, डायमंड को देखा होगा आपने, उसमें कई सारे कॉर्नर्स, मतलब कई सारी साइड्स, ऐसा लगता है एक जगह आके मिली, तो वो जो एंगल वहां क्रिएट हुआ है वो एंगल कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। जनरली जो अपने फिगर्स 3D फिगर्स देते हैं उनके लिए 4 पाई की वैल्यू आती है। अगर आप उसको निकालोगे, क्या नाम, कोई भी आपका स्फेयर है उसके लिए उस 4 पाई की वैल्यू होती है उसकी। और इसी को जो डिनोट किया जाता है, जैसे इसको मैंने बताया था कि इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो कहीं अगर ओमेगा लिखा है तो ये दिमाग में रख लेना कि ये आपका सॉलिड एंगल लिखा हुआ है। तो ये थी आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको आपको फंडामेंटल यूनिट्स के साथ लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगला है आपका पार्ट डिराइव्ड यूनिट्स का। डिराइव्ड यूनिट्स हजारों हैं, लाखों हैं, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि जितनी
क्वांटिटीज हैं, उन सब की जो यूनिट्स हैं वो सारी डिराइव्ड यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा। तो बहुत सारी हैं। अगर हम ऐसे शुरुआत करें कि जैसे लेंथ के लिए तो हम लोग एरिया बोलते हैं, अगर ऐसे 10-12 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कम से कम, जो भी दिमाग में आती जाएंगी। जैसे पहली यूनिट अगर कहीं लिखी हो एरिया, अगर कहीं लिखा है एरिया, तो एरिया हम लोग जानते हैं कि ये होता है मीटर स्क्वायर में, कोई भी लेंथ का स्क्वायर होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो भी ये क्या हो गई, एक डिराइव्ड यूनिट हो गई, क्योंकि मीटर को 2 बार लिखा हमने। प्लस अगर कहीं वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम अगर कहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे कि वो लेंथ का क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब। इनमें थोड़ा ये लग रहा होगा चलो मीटर मीटर ही अकेला ऐसे कैसे हो गया। तीसरा अगर मैं कहीं बात कर लूं आपसे कि स्पीड बताओ क्या होती है, तो आप लोग स्पीड हो या वेलोसिटी हो, अगर इनका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, यही तो होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होती हैं आपकी, लेंथ। तो लेंथ को मीटर में नापते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। टाइम को सेकंड में नापते हैं, यूनिट क्या हो गई अपनी, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी कहीं लिखी है तो स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी लिखी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट दोनों के लिए ही क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फर्दर अगर हम बात करें कि स्पीड के बाद अगर कहीं लिखा हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगर लिखा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को आता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हम लोगों ने अभी यूनिट निकाली है क्या, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इंटू एक और सेकंड कर दें तो ये इसकी डेराइव यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये है आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। ऐसे ही फर्दर और अगर हम बात करें कि ऐसे ही हम और बात करें यूनिट्स की, तो एक और यूनिट जैसे एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं बात करूं, यहां तक आप कितने 4 हो चुकी थी। अगर हम 5वें नंबर की बात करें और कहें कि वो फोर्स हो, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों को आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम लोग किस में नापते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन की यूनिट पिछली बार क्या निकाली है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके क्या हो जाएगी, मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट फोर्स को पहली बार अच्छे से डिफाइन किया था न्यूटन ने। तो इन द ऑनर ऑफ न्यूटन, कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, फिजिक्स के फील्ड में बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो उसके लिए फोर्स की यूनिट को ये बड़ी भी हो रही थी। और फोर्स मतलब अगर किसी भी नेचर में कोई भी फिनोमिना अगर देखना तो उसमें फोर्स जरूर होगा। जो फिनोमिना हो रहा है, जिसमें मोशन है, जो डायनेमिक है, उसमें फोर्स होगा। तो फोर्स के लिए इतनी बड़ी यूनिट लिखना हेक्टिक भी हो रहा था। तो इन ऑनर ऑफ आइजैक न्यूटन इसकी यूनिट को रख दिया गया न्यूटन। तो सिंबल के फॉर्म में तो न्यूटन लिखा जाता है, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है वो मैं अभी यहीं क्लियर कर दूं आपको तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कहीं अगर न्यूटन लिखा हुआ है ऐसे, न्यूटन, तो ये है उनका नेम, ये उनका क्या होगा, नेम होगा। लेकिन अगर न्यूटन फोर्स की यूनिट लिखनी है तो उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, NEUTON। जब न्यूटन स्मॉल लेटर में लिखा है, ये यूनिट है, और ये अगर कैपिटल लेटर के साथ आपने लिखा हुआ है तो ये नेम है। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी गलती कर देते हैं लोग कि न्यूटन ऐसा लिख देते हैं। अब ये न्यूटन नाम है और ये यूनिट है, ये नाम है और ये क्या है, यूनिट है। इतना याद रखना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, एक और न्यूटन। अगर 6 और एक और यूनिट ऐसे ही क्वांटिटी अगर याद करें, जैसे मान लेते हैं लिखा हो प्रेशर, लिखा हो क्या, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए अभी यूनिट क्या निकाली हम लोगों ने कि या तो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अभी ऊपर ही निकाला था, एरिया क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है, इनको अगर सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बनेगा आपका, बताना, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या, -1 होगी कि नहीं होगी। फोर्स पर यूनिट एरिया था, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मींस इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि 1 से 1 ये कट जाएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, पर मीटर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को हम गौर करें तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर को ही क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर को ही क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई। लेकिन
प्रेशर के ऊपर काम किया था आपका ब्लेज पास्कल ने, और ब्लेज पास्कल ने, तो उनके ही फिर उनका सम्मान किया गया। उनके सम्मान में इसकी यूनिट को लिखा जाता है पास्कल। इसकी यूनिट को क्या लिखा जाता है? पास्कल। तो प्रेशर का मेन यूनिट क्या लिखी जाती है? पास्कल है, वो डिराइव्ड यूनिट में ही काउंट करी जाती है, क्योंकि निकलती वो ऐसे है, तो उसकी यूनिट क्या होती है आपकी? पास्कल। ऐसे आपको याद रख लेना चाहिए। तो जैसे ये 6 हो गई यूनिट्स। और अगर हम बात करें इसके अलावा, जैसे कोई दिमाग में आ रही हो आपके, तो उसके लिए भी आप भी कर सकते हो। मान लेते हैं 7वां कहीं लिखा होता है आपका इम्पल्स। कॉमन वर्ड्स को लेके चलते हैं। कहीं लिखा होता है इम्पल्स, तो इम्पल्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? फोर्स इनटू डेल्टा टी। फोर्स जब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है तो वो इम्पल्स होता है। फोर्स के लिए अभी डिराइव्ड यूनिट क्या निकाली है हमने? न्यूटन होती है। टाइम की क्या होती है? सेकंड। अगर इसी की एक और यूनिट क्या है? फोर्स की एक और यूनिट क्या निकाली थी? अभी देखो, गौर करो जरा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को अगर हम चाहेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे लिखा, एक और मल्टीप्लाई किया, एक मल्टीप्लाई सेकंड का ऊपर किया, इधर सेकंड का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एक कट जाएगा और ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इंपल्स के लिए ये भी आपकी एक यूनिट हो सकती है। प्लस ऐसे ही मान लेते हैं कहीं लिखा हो मोमेंटम। ऐसे ही क्या लिखा हो आपका? मोमेंटम। अब मोमेंटम अगर लिखा है तो मोमेंटम हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है? mv। P इक्वल्स टू क्या होता है? mv। फर्दर अगर हम निकालेंगे तो m का क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? मोमेंटम की आपकी यूनिट हो जाएगी। किसकी यूनिट हो जाएगी? मोमेंटम की यूनिट हो गई आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फर्दर और अगर ऐसी कोई यूनिट याद आ रही हो, जैसे दिमाग में लगाएं, हम दिमाग लगाएं, तो जैसे कहीं लिखा होता वर्क। वर्क का फॉर्मूला अपना क्या होता है? वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर। बट इसको चूंकि वर्क और एनर्जी के ऊपर जूल ने काफी काम किया था, तो इसी को कंक्लूडिव वे में जूल से नोट कर देते जे। अच्छा, फिर से वही बात याद रखना कि जब जूल लिख रहे हैं तो कैपिटल जे तो लिख देंगे सिंबल में, बट अगर यूनिट लिखनी है तो लिखेंगे JOULE, जिसमें जे स्मॉल होगा। जिसमें जे क्या होगा आपका? स्मॉल होगा। इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। मान लेते हैं कहीं एनर्जी लिखी हो, एनर्जी के फॉर्म में मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी लिखी है। क्या लिखी है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब हाफ की तो कोई वैल्यू है नहीं। मास किस में होता है? किलोग्राम में। v² किस में होगा? मीटर पर सेकंड। एक बार और दूसरी बार भी मीटर पर सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किलोग्राम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फर्दर अगर यहीं एक और लगे हाथ देख ही लें तो वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर उसके लिए निकालेंगे तो m होता है आपका किलोग्राम, g होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट होती है एक लेंथ, लेंथ को नापा जाता है मीटर में। तो फिर से यूनिट क्या बनी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फर्दर अगर हम यहां गौर करें वर्क में, अगर हम यहां न्यूटन की जगह वैल्यू रखेंगे ना, तो न्यूटन की जगह वैल्यू रखी जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी यही बनेगा, यहां भी यही वैल्यू बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क, एनर्जी जो जितने भी होते हैं सब एक टाइप के होते हैं। इन यूनिट्स के सहायता से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में एक नया टर्म आएगा आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूले का। उन फॉर्मूले से भी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये क्वांटिटी एक जैसी है या अलग अलग है। उनको भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। अब फर्दर आगे बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए ऐसे समझो, या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ऐसा समझो कि यार वैसे जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें होता क्या है कि कहीं भी कोई अंक लिखा है, जैसे कंफ्यूजन के वाले पार्ट पहले से डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके रूल्स के साथ इसका एक बहुत बड़ा सा वीडियो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा अभी। इसमें क्या होगा कि इसके बहुत सारे रूल्स और इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स, एक होल वीडियो, एक पूरा बड़ा सा वीडियो आएगा किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या है कि जैसे कहीं क्वांटिटी लिखी हुई है आपकी 4500 और कहीं लिखी है यही क्वांटिटी 45.00, ऐसे कोई क्वांटिटीज लिखी है,
तो फिजिसिस्ट ने ये कहा कि इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसके अंदर 4 हैं। इसके अंदर कितने हैं? 4। अब एज पर रिक्वायरमेंट हमें ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाने होते हैं। क्यों दिखाने होते हैं? क्योंकि जैसे कोई कैलकुलेशन हुई, अब उस कैलकुलेशन को प्रिसाइज रखना होता है। हमारा प्रयास ये होता है कि उसकी कैलकुलेशन में एरर्स ना आए। अब जब उन एरर्स से बचने का प्रयास किया गया तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनाए गए या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एक रूल लाया गया। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एरर्स को कम कर पाए। कैसे कर पाएंगे वो अगले मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, बट जो हरकत करेगा वो होगा आपका जीरो। जो हरकत करेगा वो क्या होगा? आपका जीरो। और वो जीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है तो उनके बारे में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसे अगर जैसे लिखा होता और आपसे कहा जाता, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं सिर्फ, कि लिखा होता 0.002400 ऐसे लिखा होता, तो पता है इसमें ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, मींस इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इनकी वैल्यूज है। इनकी वैल्यूज है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाए जाएंगे। और बहुत सारे कंफ्यूजन के पार्ट्स आएंगे, उनको हम लोग एग्जांपल के थ्रू अगले वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही अगर एक और ये जो कंफ्यूजन आई हुई होगी आपको कि ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, तो ऐसा हुआ होगा कि कोई कैलकुलेशन जब हो रही होगी उसमें सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगे वो 2 होंगे, जिनके कारण हमें फाइनल कैलकुलेशन में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स शो करने होंगे। दैट्स वाई हमने इनको 00 कर लिया होगा। प्लस राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी सीखेंगे, जिसमें ये समझ में आएगा। वैसे तो आप नंबर लाइन के थ्रू राउंडिंग ऑफ करना आता है आपको, बट इस सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं उनको भी समझाएंगे। है तरीका वही कि कहीं अगर जैसे मान लेते 3 रुपए 49 पैसे हैं तो आपको दुकान वाले को सिर्फ 3 रुपए पे करने होते हैं, है ना, और कहीं 3 रुपए 50 पैसे हैं तो आपको फिर 4 रुपए पे करने होते हैं। ये तरीका होता है जनरली आपका राउंड ऑफ करने का। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी राउंड ऑफ करने का यही तरीका रहेगा और इनके बारे में डिटेल में समझेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने यूनिट्स को समझा, डेराइव्ड यूनिट्स को समझा। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनी होती हैं। आप बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट्स को तैयार करना, प्रयास करना, नहीं आए जो भी डेराइव्ड यूनिट्स आपको ना समझ में आए कि इसकी यूनिट क्या होगी, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी हो, आप उसको कमेंट करना, मैं आपको उसको रिप्लाई में बताऊंगा कि इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, सॉरी उसकी डेराइव्ड यूनिट क्या होगी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, डिटेल में बात करेंगे और राउंडिंग ऑफ से लेके सारी चीजें क्लियर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए कमेंट करिए, पूछिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।